वेलकम टू सात्विक पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूविंग ऑफ द फिजिक्स फॉर क्लास 12 की सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट प्रूविंग है, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और सात्विक पाठशाला में आज ये मैं आपको तीसरी प्रूविंग बता रहा हूँ। इससे पहले दो मैंने अच्छी और निरक्षी स्थिति की प्रूविंग बताई थी, मतलब कह सकते हैं इंग्लिश में एक हमने आपको बताई थी ट्रांसफर पोजीशन पे और दूसरी हमने बताई थी एक्सेस बेस पे प्रूविंग। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की। ठीक है, या ये क्वेश्चन बोर्ड में दो तरह से आता है। या तो लिख करके आएगा राइट द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डेराइव इट, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करते हुए इसका निगमन कीजिए। दूसरा मेथड आता है कि दूसरी तरह क्वेश्चन आता है ये प्रूव दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught time the total charge q enclosed by the surface where epsilon naught is primitive of free spaces। मतलब क्या बोला गया है कि आप प्रूफ करो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है वो पासिंग यहाँ से पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, तो उसमें जितना भी चार्ज q है उसका 1/epsilon naught टाइम है। ठीक है, मतलब चार्ज q का 1/epsilon naught टाइम है। हिंदी में कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/epsilon naught गुना होता है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक क्लोज सरफेस है जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा गुजरने वाले कुल आवेश का 1/epsilon naught गुना होता है। मतलब उतना उतना मल्टीपल होता है, 1/epsilon मल्टीपल होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ के रिपीट करता हूँ कि मतलब बताना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा जितना भी उसका आवेश है उसका 1/epsilon naught गुना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी गॉस थ्योरम क्या होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो गॉस थ्योरम होती है वो ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ, मतलब किसी भी क्लोज जो आपका सरफेस है, मान लिया कोई क्लोज सरफेस ए है जिससे गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, वो फाई ई है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो क्या है, फाई ई है। उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश क्यू का 1/epsilon naught गुना होता है या मल्टीपल होता है। मतलब जो ये फाई है ये आवेश का 1/epsilon naught होता है। तो क्या बनता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। इंग्लिश में देख लीजिए कि इन वैक्यूम और एयर, मतलब निर्वातीय हवा, वैक्यूम एयर में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, ठीक है ना, वो फाई ई इज 1/epsilon naught टाइम है नेट चार्ज क्यू प्रेजेंट इन साइड द सरफेस। मतलब जो सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है क्यू का 1/epsilon naught टाइम है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू का 1/epsilon टाइम अगर आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, देखिए जैसे ये फाई है, क्यू का अगर हम 1/epsilon टाइम करते हो तो हमें ये मिलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक हमने क्लोज सरफेस बना लिया, चलिए हमने सबसे पहले क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक क्लोज सरफेस हो गया जिसे हमने ए मान लिया। ठीक है,
अब इस क्लोज सरफेस पे हमने यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या, इसका सेंटर चार्ज है यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इस जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, और ये जो चार्ज है ये बिंदु कहीं ओ पर स्थित है, मतलब इस क्लोज सरफेस के किसी पॉइंट ओ पर चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है ना। अब इससे माना इसी पृष्ठ पर, इसी क्लोज सरफेस पे हमने मान लिया कि कोई पॉइंट हमने पी ले रखा है। क्या ले रखा है, पॉइंट हमने पी लिया हुआ है, जिसकी क्यू से डिस्टेंस क्या है, आर है। मतलब यह बिंदु ओ से कह सकते हो डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये इसकी आर दे रखी है, दूरी हमें आर दे रखी है। ठीक है, फिर समझ में कितनी चीज़ें मिल जाएगी, क्लोज सरफेस लिया हुआ है जो कि हमारा ए है, मान लेते हैं क्लोज सरफेस को हमारा ए दे रखा है, इसको सपोज है कि ए क्लोज सरफेस है। ठीक है, इस पर पॉइंट ओ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट पी है जो क्लोज सरफेस पर ही है, और पॉइंट क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर दे रखी गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि माना जो पॉइंट पी, इसके चारों एक हमने छोटा सा एरिया ले लिया, एरिया कवर कर लिया कि इतना इसका एरिया है, ये एक एरिया बना लिया छोटा सा, ये इसका एरिया बन गया। ठीक है, जो हमने क्या माना, ये एरिया कितना है, ये एरिया हमने मान लिया डी ए है। एरिया क्या है, डी ए है। ठीक है, और इसको हम पहले मिला देते हैं, कुछ ऐसे ये, और जो डी ए है, ठीक है ना, इसकी जो डी ए की डायरेक्शन है ये इसके पॉइंट इसके अनुमत इसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, जो हमने ये डी ए वैक्टर लिया था छोटा सा, इसका जो डायरेक्शन है वो इसी के अनुदिश है। ठीक है, और ये हमने दिखा दिया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरेट हो रही है, चूंकि चार्ज क्यों लग रहा है, तो जब चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट होगी, वो ई है। ठीक है, और ये डायरेक्शन है, ये वेक्टर डी का हमारा एरिया शो कर रहा है वेक्टर में। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में है, और ये हमने ले रखा है। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे एंगल जनरेट हुआ है, ये एंगल हमारा थीटा है, इसको रुक जाए, इसको लिख देते हैं थीटा, और यहाँ दिखा देते हैं हम पॉइंट पी, अब इजी होगा। ठीक है, जो एंगल बना बीच में थीटा है, ये पॉइंट पी है, और ये डी ए हमारा पूरा एरिया है। ठीक है, डी ए का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। हाँ, अब और देखिए यहाँ पे चार्ज क्यू था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, चार्ज क्यू था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई, ई हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या हमारे पास क्या क्या है, पहले हमने मान लिया, देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास था माना आवेश, मतलब चार्ज। क्या माना हमने कि चार्ज क्या है, क्यू है। ठीक है, और क्यू जो, और जो किसी बंद पृष्ठ, मतलब क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के भीतर किसी बिंदु मतलब एनी पॉइंट ओ पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए फिर हमने क्या किया, हमने फिर माना कि लेट, या मान लेते हैं, माना पृष्ठ ए, मतलब कह सकते हो कि लेट, पहले हिंदी में देता हूँ, माना कि माना पृष्ठ ए पर
कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, ठीक है। वही चीज जो हमने अभी तक मानी थी कि कोई बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी R है, दूरी R है, ठीक है। इसको डिनोट कर देते हैं, बता देते हैं कि लेट अ सरफेस A and any point P which is at distance r from point O, ओके। चलिए, मीन्स आपका कह सकते हो कि आपका जो OP यहाँ पे बन रहा है, OP क्या बन रहा है, OP हमारे पास में R बन रहा है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। वही चीज़ जो हमने हमारे पास है ना, वही डिफाइन किया है कि हमारे पास में एक चार्ज Q है जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है, उसी से O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना। बस ये हमने डिफाइन किया इसमें, इतनी सी बात, ठीक है। और एक चीज़ और ले दें कि पॉइंट बिंदु P के चारों ओर एक पांच या मिनिमम, या कह सकते हो टीनी एरिया, छोटा सा एरिया, मतलब एक स्मॉल एरिया कह सकते हैं, स्मॉल एरिया 5 क्षेत्रफल दिए हैं, ठीक है, ओके। अब इसी बात को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें पता हमने क्या दिया कि देखो, जब हमारे पास में यहाँ चार्ज प्लस Q है, यहाँ पॉइंट P है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट होगी, ठीक है ना। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, on point P being charge Q is E, ठीक है। अब हमें ये पता है, तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, E इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q/R² के, ठीक है, ओके। अब हमें ये चीज़ पता है यहाँ पर कि देखिए, फाई इक्वल टू क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा वो हो गया आपका कितना हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जितना हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या होगा, डी फाई इजिकल टू ई, फैक्टर लगा देते हैं, ठीक है, डॉट डी ए कॉस थीटा। देखिएगा ये यहाँ पर देखिए जो जितना ये क्षेत्रफल है इससे जब जो गुजर रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है उसके बीच का कोण कितना दिखा रहा है, थीटा दिखा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डी ए कॉस थीटा रखा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ई की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन बना देते हैं। ई की वैल्यू क्या है, 1/4π/0 है, तो हम ई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इस जगह पर। ई की वैल्यू ये है, वो यहाँ पर रख लीजिए आप, यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। ये किसके इक्वल हुआ, डी फाई ई के इक्वल हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं कि हम डी फाई ई इजिकल टू हमने कर दिया Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। देखिए ये जो वैल्यू बन रही है डी ए कॉस थीटा अपॉन r², ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, ठीक है ना, किसके इक्वल होती है, ये ओमेगा इक्वल होती है। मतलब फार्मूला होता है आपका कि ओमेगा, जिससे आप लोग ओमेगा को हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पर घन कोण, जिसका स्टेरेडियन भी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। तो हम यहाँ क्या पुटअप कर देंगे, ओमेगा रख देंगे। क्या रख देंगे, इतने को हम डी ओमेगा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डी ओमेगा कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब देखिए जो हमने अब निकाला कि पूरे, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ तो हमने इसकी बात की थी, हमने पूरे संपूर्ण पृष्ठ ए से, पूरे पृष्ठ ए से कितना वैद्युत, मतलब जो पूरा पृष्ठ बना हुआ है इस पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है ना भैया, कुल मतलब इससे पूरा बाहर की तरफ जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वो क्या होगा हमारा। अभी तक देखिए हमने जो निकाला था, ये हमने निकाला था डी फाई निकाला था, मतलब सिर्फ जो डी फाई था वो बता रहा था कि आपका सिर्फ इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत पथ। पर जब हम बात करते हैं कि हमारा पूरे बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु आवेश Q के कारण पूरे सरफेस से कितना बिंदु आवेश Q के कारण पूरे सरफेस से कितना वैद्युत पथ निकलेगा। जो डी फाई था वो हमारा वैद्युत पथ था सिर्फ इस एरिया से निकलने वाला, इतनी एरिया से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा था वो हमारा डी फाई था। लेकिन जब हम बात करेंगे पूरे उससे निकलने वाला तो वो बनेगा फाई, और वो फाई किसके इक्वल होगा, जस्ट मिनट, वो फाई इक्वल होगा क्लोज इंटीग्रेशन या बद्ध समाकलन डी फाई ई के। देखिए हमने क्लोज सरफेस की बात की है, इसलिए आपका इंटीग्रेशन कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है ना, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई के इक्वल होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ वैल्यू पुटअप करते चलते हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q अपॉन 4πε0, और ये वैल्यू क्या हो गई थी, डी ओमेगा हो गई थी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे डी ओमेगा। ठीक है, अब फाई इज इक्वल टू हमने रखा, हमने अब देखिए ये चीज़ तो हमारी कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, Q अपॉन 4πε0, क्या लिखा हमने, डी ओमेगा। ठीक है, देखिए अपसाइलन नॉट
यहाँ पर देखिए होता था कि डी ओमेगा इसका जो समाकलन होगा, देखिए डी ओमेगा मतलब पूरे बंद क्षेत्रफल ए द्वारा, मतलब कहने का मतलब है जो पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा क्लोज सरफेस है, ये बिंदु ओ पर जितना भी मतलब जो कोण बन रहा है या जो घनकोण बन रहा है वो आपका डी ओमेगा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए हमें पता है कि एक पॉइंट पे बने हुए एंगल का मान कितना होता है? 360 होता है। ठीक है ना। अब ये क्या, ये पूरे पे स्टेरेडियन की वैल्यू क्या होती है? एक घनकोण 4 पाई पे चलता है। ठीक है, तो डी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? 4 पाई के। ठीक है, देखिए सिंपल एक आप अगर आप सर्कल की बात करते हैं तो जो आपके एक सर्कल एक पॉइंट पर पूरा एंगल की वैल्यू 360 बनती है, लेकिन जब हम एक घन कोण की बात करते हैं, घन मतलब एक 3D डायमेंशनल बेस पे चले आते हैं, तो वहाँ पे आपको जो एंगल बनता है वो 4 पाई बनता है। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह हमने 4 पाई पुटअप कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई इज इक्वल टू आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूव करना था कि जो टोटल आपका वैद्युत फ्लक्स है वो इक्वल है गुजरने वाले चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये इसकी पूरी प्रूविंग है। हाँ, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे फिर से बताएं, मैं दोबारा को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम। एंड अगर आपको इस चीज़ का नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा। इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें चाहते हैं उसमें इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।